बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शरीके गुफ्तगू हैं फ़ारूक फ़िताफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे क्या आप? हाल है आपका? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक खैरियत से। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद की आपको पता है ना, एलर्जीज़, या मुख्तलिफ किस्म की हाँ एलर्जीज़ जी, हैं। हाँ जी। तो बस वो कुछ एलर्जीज़ का शिकार मैं भी। चले ये गेट मौसम वेल है सुन। वैसे एलर्जीज़ का? आई एम मेरे ख्याल में नॉट इस्लामाबाद में वेरी पोलन मच वगैरह तो फैमिलियर। हर मौसम में रहते हैं। अच्छा, कभी बढ़ जाते हैं या कम होते हैं, लेकिन बहरहाल गेट वेल सुन। चलें, थैंक यू सो मच। नाज़िन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बहुत सारे हुकूमत की तरफ से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए हैं, जिसमें एहसास प्रोग्राम के बैनर के नीचे आप जानते हैं कि तकरीबन 14 प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। और इसके अलावा फिर एक कामयाब नौजवान प्रोग्राम है जिसका आगाज़ जो है वो किया गया और अब उसका दूसरा मरहला जो है वो भी शुरू हो चुका है। और इसी तरह से एक और प्रोग्राम है जो कि कामयाब किसान के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ है। और आज ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो साहिवाल के दौरे पर थे और वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ पैकेजेस, तरक्याती पैकेजेस जो है उनका ऐलान भी किया। उनमें से एक जो प्रोग्राम था बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो कामयाब किसान प्रोग्राम है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान आप जानते हैं कि एक ज़रूरी मुल्क है और यहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है उसका इन्हिसार और दारोमदार जो है वो ज़राअत के शोबे के ऊपर ही है। और ये इतना आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसान आपका जो है वो तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, आपका जो ज़राई शोबा है वो तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सो इस लिहाज से वज़ीर आज़म का, इस हुकूमत का जो विजन है उसकी हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसके ऊपर जिक्र करना, उसकी बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एहसास प्रोग्राम जो है उसके हवाले से हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर इससे पहले भी बात करते रहें ताकि आपको उसके बारे में अवेयरनेस हो, आपकी के पास तमाम मालूमात इन प्रोग्राम्स के हवाले से हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे मुस्तफीद भी हो सके। सो आज हम बात करेंगे कामयाब किसान प्रोग्राम के हवाले से और ये किस तरह से मदद करेगा किसानों की, किस तरह से उनको जो है फैसिलिटेट करेगा और कौन कौन सी मराहत जो है वो उनको दी जाएंगी। ये इसमें क्या क्या शामिल है, सवाल से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो फ़ारूक, मैं आपसे ही शुरू करूंगी। जी कितना जरूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ना भारत में क्या कुछ हो रहा है हाँ जी, इस वक्त। सबसे बड़ी जो उनकी तहरीक और सबसे बड़ा एहतजाज है वो किसानों का एहतजाज है। बिल्कुल यानी सही। वो किसान जिसकी वजह से हमें घर में खाने को मिलता है बिल्कुल और मुल्क जो है वो चलता है, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे विजन देखिए एटलीस्ट कि कम से कम किसानों के बारे में सोचा जाए। हाँ जी, आपने एटलीस्ट पता नहीं क्यों साथ लगा दिया, हमारी आदत है एटलीस्ट कहने की। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एंडाउमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनका बहुत फुकदान था। माजी में हमने बहुत ज़्यादा सुना। आपने एहसास प्रोग्राम से जोड़ा, आपने कामयाब किसान और कामयाब जवान तीनों की बात की। अच्छा, ये तमाम तबकात पिछले 10-15 सालों में इग्नोर हुए हैं। एग्रीकल्चर यूज्ड टू बी द बैकबोन ऑफ दिस सोसाइटी। ठीक है, आपके पंजाब को वैसे ही कहा जाता है कि वो वीट बोल है, वो आपका फूड बोल है। अच्छा, इस तरह से दीगर चीज़ों में भी यू यूज्ड टू बी वेरी सक्सेसफुल। और करते करते क्या हुआ कि हमने कैश क्रॉप्स चेंज कर दी, हमने बहुत ज़्यादा वो वाली क्रॉप्स लगाना शुरू कर दी जिससे पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है और जैसे गन्ने की फसल है, दीगर चीज़ें, और ज़्यादा कंपेटिटिव भी नहीं रहे, मॉडर्नाइज नहीं किया। अब मौजूदा हुकूमत इन तीनों एस्पेक्ट्स को, एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम हमें पता है कि एहसास के अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे उसके अंदर मौजूद हैं। 14 हाँ जी, 14 हैं एंड दे आर अमेजिंग। मतलब लंगर से लेके और वो जो शेल्टर होम्स का कॉन्सेप्ट है और बाकी चीज़ें, उन तमाम के अंदर गवर्नमेंट इज रियली डूइंग अ लॉट। अच्छा, सॉरी टू कट यू हियर, यहाँ पे जो नकाद है ना वो ये कहते हैं कि जी तो छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि ये बुनियादी चीजें हैं। अगर आप एक आम आदमी की बुनियादी जरूरियात को पूरा नहीं कर रहे तो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले आए, उनका कोई फायदा नहीं। हाँ, मसला पता क्या है, हमारे जितने भी पंडित्स हैं ना वो आके बैठ जाते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, और वहां पे दे वांट टू बी द नेशनल एंकर्स और जर्नलिस्ट, राइट। अब माइक्रो टारगेटिंग को नहीं देख रहे होते। आप ये नहीं देख रहे होते कि फेडरल गवर्नमेंट का जो जिस सतह पे है वो आम सतह पे नहीं है, आम अवाम के लिए। आम अवाम के लिए प्रोविंशियल करेगी, लोकल गवर्नमेंट करेगी, राइट। और उसके अंदर अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अगर आप कहते हैं यूथ बल्ज है आपके मुल्क में, जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, आप उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे और अगर आप गरीब के लिए सेफ्टी नेट नहीं बनाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। देखें, जरदारी साहब के ज़माने में वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की गई। 1000 रुपए दे के जरदारी साहब कहते थे कि अब तो हमने 1-1 हज़ार दे दिए, अब तो हमने गरीब को खरीद लिया, अब
तब तो वोट हमें ही पड़ेंगे। भाई गरीब को मामला ये है कि 1,000 रुपए भी बुरा नहीं लगेगा, बट अगर आप जो है किसी को स्किल डेवलपमेंट देते हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, और फिर याद है 2010 का जो फ्लड आया था उसमें ये हुआ कि आपकी जो अर्बन पॉवर्टी तो हम देखते हैं, रूरल पॉवर्टी जो है वो फट के सड़कों पे आ गई, और उस वक्त हमें पता चला कि आपकी सोसाइटी में गरीब जो है वो कितना गरीब है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आई थिंक कि अगर कोई बंदा ये बातें करता है कि जी ये तो मामूली चीज़ें हैं और बड़ी चीज़ों पे बात करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में उन लोगों को जाके थोड़ा सा इलाज कराना चाहिए। अच्छा, इसमें चूंकि हम कामयाब किसान प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा कामयाब जवान प्रोग्राम जो है उसके कुछ चीदा जो निकात हैं मैं उनके ऊपर भी रोशनी डालती हूँ, ताकि फिर हम, क्योंकि ये उसी अम्ब्रेला के अंडर जो है ये कामयाब किसान प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं हम उनसे बात करें जो एग्रीकल्चर के हवाले से और किसानों की फलाह बहबूद के हवाले से जो है वो हमें मजीद बता सकें, और इस प्रोग्राम के भी वो एडवाइज़र भी हैं, तो ज़रा थोड़ा सा मालूमात में हमारी इजाफा करें। लेकिन जो नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया, ये आइंदा चंद सालों में तकरीबन 10 लाख नौजवानों को नौकरियां इसमें देना शामिल है, जिससे ज़ाहिर है हुकूमत का मकसद जो है वो नौजवानों को खुद मुख्तार बनाना है। फिर नौजवानों को बिलासूद कर्जे फराहम करना और आसान इकसात पर कर्जे फराहम करना, जिसके लिए तकरीबन 200 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं या खर्च किए जाएंगे। तालीम के मौके उन्हें फराहम करना, और कौमी यूथ काउंसिल बनाई गई है, और वज़ीर आज़म का जो यूथ पोर्टल है उसके जरिए नौजवानों की आरा के मुताबिक जो नौजवानों के लिए पॉलिसी है वो तरतीब दी जाएगी। सो ये सारी चीज़ें, और इन्हीं खतूत के ऊपर जो है ये कामयाब किसान प्रोग्राम जो है, जैसे नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम है, इस तरह से किसानों के लिए वो प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी प्रोग्राम के बैनर के नीचे ये हो रहा है, तो फरूख इसमें एक तो हमारे यहाँ जो बहुत आपने भी कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों में फोकस नहीं किया गया इन जो एरियाज हैं उनके ऊपर, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो तरक्की याफ्ता जो तरीके हैं या जो साइंसी बुनियादों के ऊपर जदीद तकाजों से हम आहंग करना, इस शोबे को मॉडर्नाइज करना, एग्जैक्टली वो जो है ना उसका बड़ा फुकदान रहा है जो पूरी दुनिया में किया गया, लेकिन पाकिस्तान एग्रीकल्चर की बात करी है, एग्रीकल्चर की बात। अच्छा, पहले क्योंकि आपने कामयाब जवान की बात की, तो उसके अंदर हुनरमंद पाकिस्तान के नाम से एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल एंडाउमेंट प्रोग्राम है जो कि ट्रेनिंग का नौजवानों को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे सिखाएगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसी तरह से आपने सही कहा कि जो नौजवान हैं उनको अगर आप जो है फाइनेंस दे सकें, स्टार्टअप्स में वो जा सकें, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त उनके पास मौके होंगे। हमारे मुल्क में वीसीज़ की बहुत कमी है, वेंचर कैपिटलिज्म की। जब वेंचर कैपिटलिज्म नहीं होता तो एक आदमी जो है अगर वो एक अच्छे से अच्छा भी प्रोजेक्ट ले आए तो दे कैन नॉट गो एनीवेयर, राइट। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज क्रिएटेड दिस फ्रेमवर्क जिसके अंदर उसको जो है फंड्स भी मिल जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट का भी काम कर लेगा, और उसके ऊपर जो आपको पता होगा कि कामयाब जवान के जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो पिछले साल अगस्त में 50% कम कर दिए गए थे। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अच्छा, अब आप बात कर रही थी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में हमारा क्या मसला है? एक तो ये है कि हमने किसी चीज को बिना रिकंसाइल करके नहीं रखा है, राइट। एक साइड पे हमने जो आबपाशी के तरीके हैं उनको मॉडर्नाइज नहीं किया, दूसरा अपने क्लाइमेट से कंपैटिबल फसलें उगाने का काम नहीं किया, और तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम वैसे ही आ रही हैं। तो क्या होता है कि डीएपी जो है, जो खाद है, वो भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है आमतौर पे। तो उसमें पाकिस्तान का जो किसान है वो मल्टीपल लेयर्स के अंडर दब जाता है और वो काम भी नहीं कर पाता। मौसम ऐसा है हमारा कि कभी अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो जाती है, कभी बारिशें ज्यादा हो जाती है, कभी कुछ होता है, फ्लड्स होता है। तो उन तमाम चीजों में जो किसान का प्रोड्यूस है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एक ज़माने में बात की जाती थी ख़ास तौर पे इसके बारे में कि टैक्स नहीं देता एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसके अंदर जब भी हम जाते थे ना, जाके इंटरव्यू करते थे एग्रीकल्चरिस्ट को, तो वो कहते थे कि जी जहाँ पे आपके पास इंश्योरेंस नहीं है एग्रीकल्चर की, वहाँ पे आप टैक्स भी नहीं ले सकते। दैट यूज्ड टू मेक सेंस। अच्छा, फिर जो है कॉर्पोरेट फार्मिंग
कॉर्पोरेट फार्मिंग का जिसमें मल्टीपल लेयर्स, आपको पता है लॉन मस्क ने अंडरग्राउंड ट्यूब्स के जरिए से एग्रीकल्चर का जो है ना वो कर दिया कि अगर हमें खुदा ना खास्ता कभी अंडरग्राउंड जाना पड़े तो कर सकें, ठीक है, सबटेरेनियन। इन तमाम चीज़ों में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो चंद पॉकेट्स हैं, बाकी जगह पे नहीं किया। तो नतीजा क्या निकला कि आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसको होना चाहिए था कैपिटल इंटेंसिव। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है लेबर इंटेंसिव, और लेबर इंटेंसिव का मसला ये है कि एग्रीकल्चर में इतने रिटर्न नहीं है कि अगर मैं किसान का मजदूर बनूं तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिले। दैट मीन्स कि यू विल बी इंश्योर्ड कि यू विल रिमेन पुअर और पॉवर्टी बढ़ती जाएगी। उसको चेंज करने का तरीका ये है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाए, ट्रैक्टर्स, टेक्नोलॉजी यहाँ बने, उसको मॉडर्नाइज किया जाए। जी। अच्छा, आपने जो ये बात की है ना पॉवर्टी की, इस्तेहसाली निज़ाम जो बड़ा ज़मींदार है वो भी बहुत ज़्यादा हुकूक जो है ना उनके ऊपर डाका डालता है एक आम किसान के। तो उनको सिक्योर करना मेरे ख्याल में वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर भी काम करे। अगर आपको याद हो ना, आज से 20-25 साल पहले की जो किताबें आपने देखी होंगी या हम जो रिपोर्ट्स देखते हैं, वडेरे का कॉन्सेप्ट था। अब वडेरा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके लैंड रिफॉर्म्स और बहुत सारे बच्चे पैदा करना और उसके बाद तकसीम दर तकसीम की वजह से फ्यूडल लॉर्ड्स खत्म हो गए, लेकिन फ्यूडल मेंटालिटी मौजूद है। ठीक है, अमीर तो हो गए ना, और उसकी वजह से इस्तेहसाल भी है और उसके अंदर इतना ज़्यादा गरीब को मुश्किल में डाला जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक ज़माने में, आज से 20 साल पहले की बात है, एक पूरा गांव था जहां पे लेबर में जो है इतने किसी की शादी हुई उसको उधार दे दिया, वो उधार कभी नहीं वापस कर सकता तो उसको बॉन्डेड लेबर बना लिया गया। ये अब भी होता है, और नहीं, ये अब तो कम पूरे गांव की बात करें। हाँ जी, ये अभी भी पूरी फैमिलीज उनको पे नहीं किया जाता और वो घरों में काम करते। पंजाब में एक गांव था जिसके अंदर लोग अपने गुर्दे बेच के अपने आप को आज़ाद कराते थे। अब सोचें कि इस्तेहसाल का क्या हाल है। लेकिन आज के दिन अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए हमारे यहाँ प्लानिंग का बहुत फुकदान रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जहाँ पे आपको बहुत प्रॉफिट मिल सकता है, जहाँ पे आपको तनख्वाहें ज़्यादा मिल सकती है, वहाँ पे हम मशीनें बाहर से लाते थे तो कैपिटल इंटेंसिव, जिसके अंदर कम लोग काम करें और ज़्यादा पैसे लगे। अच्छा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर हमने सारे के सारा लेबर इंटेंसिव रख लिया, लोग ज़्यादा काम करें, पैसे कम लगे। अगर इसको फ्लिप कर दें तो आपको एग्रीकल्चर में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी होगी, आप जो है ना ज़्यादा वो कर सकेंगे, नई किस्म के अजनास ला सकेंगे, और दूसरी साइड पे आपकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें खपत लेबर की ज़्यादा हो सकेगी। हमने नहीं किया। अब मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जदीद तकाज़ों के ऊपर भी जो है उसको इस्तेमाल करने की, ताकि उसके अंदर मजीद बेहतरी और मजीद ग्रोथ जो है वो आ सके। और अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो हमारी बड़ी मेन क्रॉप्स हैं या जो मेन हमारी एक्सपोर्ट्स थी, जिनमें कॉटन है, जिनमें गंदम है, जिनमें चावल शामिल था, अब गंदम आप जानते हैं कि हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है कुछ अरसे से। इसी तरह से कॉटन की जो एक्सपोर्ट्स हैं बहुत कम हो गई। हमारा चावल सबसे बेहतरीन चावल है दुनिया का, लेकिन भारत जो है वो हमारे चावल को अपने नाम से वो दुनिया में बेचता है। जी, उसने तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर शायद गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फोकस करने की मेरे ख्याल में गवर्नमेंट कर रही है जी। अभी खास तौर पे वो सैटेलाइट टैगिंग वगैरह के अंदर पाकिस्तान ने काफी काम किया है कि बासमती चावल जो है वो हमारे नाम से अब बिकेगा। इसी तरह से वो पिंक नमक जो है ना, उसको भी बहुत ज्यादा जो है ना अपने नाम से बेच रहे थे, अब पाकिस्तान ने रीअसर्ट करना शुरू किया है। इसी तरह मैंगोज हैं, लेकिन द प्रॉब्लम आई टेल यू, मैं ईरान गई थी जहाँ पे पाकिस्तान के ऑरेंजेस जो हैं वो बड़े महंगे और सबसे अच्छे जो हैं वो पाकिस्तान के ऑरेंजेस। आप जरा कभी अगर अमेरिका में कभी चहलकदमी करें, किसी स्टोर में जाएं, जब पाकिस्तानी मैंगो आता है ना वहाँ पे, तो लोगों का एटीट्यूड ही चेंज होता है, क्योंकि वो एक पीस जो है ना वो हैवी प्राइस का, और लोग ऐसे चेरिश कर रहे होते हैं कि इट इज समथिंग बियॉन्ड। लेकिन हमारा मसला वही है ना जी, लोग आपकी जो फसलें हैं, अजनास हैं, उसको जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, अडेप्टेबिलिटी के ज़रिए ज़्यादा एफिशिएंट कास्ट करके आपको ही बीट करना शुरू हो गया। अब जो है हमारा मसला ये है कि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम फूड को डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, फूड को हम डायरेक्टली कर देंगे। इसी तरह से अजनास जो हैं उनको प्रोसेसिंग के बगैर, हाँ, वैल्यू एडिशन के बगैर। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आगे आपने बेचा तो 18 और मुल्क हैं जो कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट कम्पीट बिकॉज दे आर सेलिंग इट वेरी चीप।
तो अब उसका तरीका क्या है कि वैल्यू एडिशन करें, अपने मैंगोज को प्रोसेस कर सकें, फूड आइटम्स बनाएं जो कि बाहर जाके कामयाब हो। आपका शान मिसाला कामयाब होता है बाहर, और अंग्रेज उसकी बात कर रहे होते हैं, तो व्हाई कांट जैसे मैं यू। आपको बताऊं कि इंडियन मसाले बाहर जाके मैंने बड़े ट्राई किए हैं, लेकिन जो बात पाकिस्तान के मसालों की है ना, या तो हमारा टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है, हमें वो वाले मसाले नहीं पसंद नहीं, नहीं इंडिया आते, के बट मसाले, पाकिस्तान के मसाले इंडिया के कमाल हैं। मसाले असल में बात यह है ना कि एक तो वो 20-25 डालें तो उनकी हंडिया बनती है, ठीक है। दूसरा मसला ये है कि वो इंडिया की तरह ही है, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड, हाँ, बहुत ज़्यादा बड़े साइज में मौजूद है, सही। और टेस्ट में चलिए जी, इंसिपिड। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इंशान अली कांजी साहब, और ये एग्रीकल्चर पॉलिसी एडवाइज़र भी हैं। बहुत शुक्रिया कांजी साहब आपके वक्त के लिए। सर, बड़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि आप आ जाएं, ताकि हम आपसे पूछ सकें कि ये जो ये कामयाब किसान प्रोग्राम है, क्योंकि एक तो मुझे काइंडली, अगर मैं गलत हूं तो तस्दीक कर दीजिए कि इसके अंदर आपका भी किरदार है। ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किसानों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, क्या पॉलिसी उनके लिए बनाई गई है? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं, मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अच्छा, लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर पॉलिसी में इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। बट ये जो जिस डायरेक्शन में ये लॉन्च किया है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज एक फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, जिस तरह ये ट्रैक्टर हैं या दूसरे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, क्योंकि इनसे यील्ड बढ़ जाती है। जब यील्ड बढ़ती है तो जाहिर है वो एग्री जीडीपी की ग्रोथ भी होती है और फार्मर की भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। यही बात आप कभी, मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा था पताफी साहब के साथ, तो फार्मर को अगर आप इंसेंटिवाइज करेंगे, जो प्रोड्यूसर है और उसको सपोर्ट करेंगे, तो जाहिर है आपकी ओवरऑल एग्री जीडीपी, जो हम मतलब कोई सस्टेन्ड लेवल पे ग्रो नहीं कर सके, वो ग्रोथ आएगी। और जिस तरह आप भी मेंशन कर रही थी, 63% हमारी आबादी एग्रीकल्चर पे, ज़राअत पे डिपेंडेंट है। वहाँ पे देही इलाकों में जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज या नेशनल एवरेज, वहाँ कोई 40% है। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन देखें तो रूरल पाकिस्तान में सिर्फ 7% है जो फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि ज़राअत को हम रिफॉर्म करें और ट्रांसफॉर्म करें, और इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल सही है काजी साहब, ये मैं पूछना चाहूँगा, आई एम ग्लैड कि यू हैव टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस, लेकिन हमारे यहाँ जब रिसर्च वगैरह में देखें, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, लेकिन हमने उतना ज़्यादा कोहेरेंट काम क्यों नहीं किया सर, रिसर्च में भी, एनालिसिस में भी, कि कहाँ कहाँ चीज़ें चेंज होनी चाहिए। ख़ासतौर पे आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी ये है कि यू एक्चुअली एडवाइज फार्मर्स एज वेल। ज़रा हमें थोड़ा सा होलिस्टिकली बताइएगा, वेयर आर वी लैकिंग राइट नाउ? देखिए, एक तो एग्रीकल्चर कोई ओन नहीं करता। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बताएं who is responsible for agriculture, one person or one department, there is no one, there is no owner. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई ओनर नहीं, जबकि ये 19 से 20% हमारे जीडीपी का होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन। ठीक है। तो उसका कोई, जो नोबडी, सब साइलोज में काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने एग्रीकल्चर, कोई ट्रेनिंग का है, कोई रिसर्च का है, कोई प्रोविंशियल लेवल पे है, कोई फेडरल लेवल पे, बट देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो अगर आप एक ऑर्केस्ट्रा समझ जाएं तो कोई अपनी ट्यून बजा रहा है, कोई दूसरी ट्यून बजा रहा है, कोई कंडक्टर नहीं है इस ऑर्केस्ट्रा। ठीक है। ये एक फंडामेंटल इशू हमारा है एग्री में। ठीक है। इसके अलावा देखिए, रिसर्च की अगेन बहुत रिसर्च होती है, हमारे पास बहुत काबिल अच्छे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स हैं जो टेक्निकल साइड पे करते हैं, लेकिन वो रिसर्च फार्मर तक नहीं पहुंचती। ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक हमारा चैलेंज है, और आज ये डिजिटल एज में आई थिंक वी आर एट अ टर्निंग पॉइंट। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि इसको हम डिजिटाइज करके और एक डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल। राइट काजी साहब, ये जो किसान कामयाब किसान प्रोग्राम है, ये काम कर पाएगा, इन तमाम साइलोज को कनेक्ट करे और पाकिस्तान के अंदर इस तरह से शऊर की बेदारी भी करे और टेक्निक्स की भी, कि एग्रीकल्चर बाकी खड़ा हो जाए? ये तो मतलब दिस विल नॉट बी द सॉल्यूशन to all problems in agriculture, but yes, it is definitely one of the
वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स। पहला कदम हो गया इसमें, पहला कदम बिल्कुल हो गया। देखिए फाइनेंसिंग लो कॉस्ट ना सिर्फ ये ट्रैक्टर के लिए, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी फार्मर की कवर करने के लिए, क्योंकि आज वो मिडिल मैन पे डिपेंडेंट है फॉर फाइनेंसिंग, और वहीं पे जो है वो लॉक इन हो जाता है उस इनफॉर्मल वैल्यू चेन में। और ये कोई 90% हमारा किसान इसी वैल्यू चेन में है जो मिडिल मैन पे डिपेंडेंट है। काजी साहब, माजरत के साथ जब भी कोई मिडिल मैन की बात करता है ना, तो मुझे इंडिया का हाल समझ आता है, और फिर उसके बाद ये ख्याल आता है कि शायद ये वो इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बात ना की जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर उन्होंने मिडिल मैन को ख़त्म करने की कोशिश की और पूरा इंडिया खड़ा हो गया। ये तो देखें, इस तरह के तो चैलेंजेस होंगे। मिडिल मैन को खत्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को आपके सपोर्ट कर रहा है, आज चला रहा है। आप उसको खत्म करने की बिल्कुल बात नहीं, लेकिन फार्मर को आपने ऑप्शंस देने होंगे। जब तक फार्मर को आप ऑप्शन देने का, आप डीएपी की बात कर रहे थे, डीएपी और फॉस्फेट जो है वो महंगा फर्टिलाइजर है, 4200 4600 की बोरी है। वो आपको मिडिल मैन फाइनेंस नहीं करता, 1600 की यूरिया कर लेता है। और डीएपी नहीं लगाएंगे तो जाहिर है आपकी फिर यील्ड आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब यील्ड कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ओवरऑल कंट्री का भी नुकसान होता है, फार्मर का भी नुकसान होता है। तो वो उस तरह से ये जो है मार्केट ऑप्शंस फार्मर के पास हमने और बनाने पड़ेंगे। और फार्मर के ये मल्टीपल चीजें हैं। एक तो फाइनेंसिंग है फार्मर की, एक ये एग्री एक्सटेंशन सर्विसेज है। गवर्नमेंट को थोड़ा अपने ये जिस तरह ZTPL है उसको प्रोफेशनलाइज करके उसको एक लीड देना पड़ेगा इन एग्री फाइनेंसिंग, क्योंकि बाकी बैंक जो है वो थोड़े कतराते हैं एग्रीकल्चर में ज्यादा लेंडिंग करने। बड़ा वसी ये सब्जेक्ट है इंशान साहब, और इसके ऊपर मजीद बहुत बात करने की जरूरत है। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में आपको दोबारा ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और उन्होंने भी यही कहा कि आगाज है, आगाज एटलीस्ट हुआ है, फिर आप कहेंगे आप एटलीस्ट जो है ना वो नहीं, लेकिन आप सोचे ना, नहीं यहाँ पे आगाज हो गया, नहीं, यहाँ पे आपका काम करने की जरूरत है। यहाँ पे आपका एटलीस्ट बनता है। उसकी वजह है कि 73 साल हो गए हैं भाई, और 73 साल के बाद अब हम आगाज कर रहे हैं। नई हुकूमत आई है। पिछले वाले वो जो एग्रीकल्चर के नाम पे पीपल्स पार्टी जो है वो एग्रीकल्चर करती है। क्या किया आपने? अच्छा, मुस्लिम लीग नून कहती थी कि हमने एक किसान के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, एग्रीकल्चर के इतने अरब के जो है ना हमने प्रोजेक्ट लगा दिए, एंड में खपत ही नहीं होती थी, पैसे जो है ना वो लैप्स हो जाते थे गवर्नमेंट के पास। अब मौजूदा गवर्नमेट काम तो कर रही है ना। इसके अगर हमारे पास निकात आ जाए ना इस प्रोग्राम के हवाले से, तो आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर ज्यादा तफसील से डिस्कशन कर सकते हैं। आज जो खिताब किया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, उसमें एक बात उन्होंने कब्जा माफिया के हवाले से की है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहूंगी बासित साहब की काइंडली जरा वो चला दीजिए जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो जरा सुनवा दीजिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। चलें, आज जो उन्होंने बात की, मेरे ख्याल में मैं खुद ही बता देती हूँ, टेक्निकल इशू है इसमें। उन्होंने कहा कि सियासी जो पुश्त पनाही है उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि आप जो है सरकारी जमीनों पर कब्जा करें। और ये मेरे ख्याल में जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, उसकी एग्जांपल आ गई आपके पास, एग्जांपल आ गई। बिल्कुल, हाँ जी। लाहौर में वो जो है ना एक कब्जा माफिया का महल, दे कॉल इट पैलेस। अच्छा, उसको गिराया जाता है, सरकारी सारे पेपर वर्क करके खुल्लम खुला हिमायत की जाती है। ना मरियम नवाज आके खड़ी है साथ, बात कर रही हूँ। सोचे। और फिर आज के दिन अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर डिबेट सुनी है, तो उनके जो होते हैं वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई जुल्म हो गया। कब्जा करते हुए आपको ख्याल नहीं आता जो आप करते हैं लोगों के साथ। एग्जैक्टली। ये बात क्या रायवंड तक जाएगी, रायवंड के महलों तक जाएगी? क्योंकि जो कुछ होता रहा है वो तो सबके सामने है, किस तरीके से लोगों को कैसे दबाव डाल के और कैसे जमीनें कौड़ियों के दामों जो है वो ली। देखें, पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पे भी सरकारी ज़मीन है उस पे किसी ने भी कब्जा किया है वो वागुजार होनी चाहिए। और अगर नहीं तो मिसाल के तौर पे कराची के अंदर एक ज़मीन को कब्जा किया गया था, एक बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर है उनको कोर्ट ने जो हालत की, 400 अरब रुपए का जो उनको जुर्माना लगा, तो उस तरह के काम करने पड़ेंगे। वट एवर इट इज़, ये मुल्क जो है ना माशाल्लाह लोग काम करने वाले पर दिमाग लोग हैं। ठीक है, एक मैं आपको काट रही हूँ, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आके हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सिस्टम जो है वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो कैसे है इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
they achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे आज वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की है साहिवाल में कब्जा माफिया के हवाले से, उस पर जो उन्होंने बात की है वो अब रेडी है जी, आप सुनवा सकते हैं गुफ्तगू, सुनवा दीजिए। ये जो कब्जा ग्रुपों ने मुल्क में तबाही मचाई हुई है, शहरों में सबसे ज्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो इनकी जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, वो बेचारे मेहनत कश जाके कमाई करके जमीन खरीदते हैं, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। ये इसलिए होता है कि पीछे इनके ये बड़े बड़े डाकू जो पॉलिटिशियंस हैं ये खड़े होते हैं। तो इंशाअल्लाह पॉलिटिशियंस के पीछे भी इन किसी बड़े बड़े डाकुओं को हमने नहीं छोड़ना। गुफ्तगू आपने सुनी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, और जिससे पहले हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे फ़ारूक, उसमें एक तो सिस्टम जाहिर है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कुछ होता रहा है गुज़श्ता हुकूमतों के दौरान, उसमें बड़े बड़े आला अफसरान, ब्यूरोक्रेसी सब इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके जो सियासतदान है वो इस तरह की जो भी चीजें हैं वो करता है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है। आप कह रही हैं कि क्राइम कह लीजिए, आप बॉटम अप की बात करिए। मेरा ख्याल है कि ये टॉप टू बॉटम का मामला है। अगर एलीट आपका चोर होगा, हाँ। अगर आपका एलीट चाहेगा कि उसके रिश्तेदारों को कंसेशन मिले, बाकी सबके ऊपर डंडे वो चल जाए, तो उसमें फिर मसाइल होते हैं, राइट। और ये होता है पिछले 70 साल में। उसके अंदर प्राइमरली क्या था कि अगर कोई कब्जा माफिया है और वो खास तौर पे अलाइंड है मुस्लिम लीग नवाज के साथ, तो मरियम नवाज पहुंच गई। अच्छा, उससे पहले जब पीएम थे उनके, तो वो थे मौजूद। इसी तरह से नैयर बुखारी साहब हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, लेकिन उनका जो वो था कायद आज़म यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी जिस तरह से उनसे आज़ाद करानी पड़ी, सोचे जरा। फिर ये है कि हाँ, यू आर राइट, द डॉट देन गोज टोटली डाउन टू द ग्रास रूट्स। एक पटवारी और कानून को जो है वो भी अपना काम लगाता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। इस तमाम आपने पहले भी कहा इस्तेहसाली निज़ाम, ये सारे का सारा इस्तेहसाली निज़ाम है। उसके अंदर मैं ये कह रहा था कि अगर आप देखें IQ के लेवल से माशाल्लाह पाकिस्तानी बड़े गिफ्टेड, पाकिस्तान के पास सारे रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर मौजूद है, पहाड़ से लेके मैदान तक और सहरा तक सब कुछ है। पाकिस्तान के पास 4 मौसम है, लेकिन उसके बावजूद और इकोनॉमिक इतना कुछ करने के बावजूद हम इंडेटेड हैं। तो उसका मतलब क्या है कि एक तो अमलाक और कौमी जो वैल्यू थी, जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जेबों में जा रहा है ना। हाँ जी, एक तो वहां से चोरी किया गया और फिर ये जो मुल्क से बाहर जाके पाक किया गया। और फिर अगर आप ब्रॉडशीट के ऊपर वो काम करने लगे, जो बंदा आता है तो उसके ऊपर कहते हैं ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। भाई अच्छे सिर्फ आप है जो कि ना तो पैनामा के ऊपर हिसाब दे पाए, ना ही ब्रॉडशीट पे दे पाए, लेकिन जिसके बात होती है आप उसको स्कैंडलाइज कर देते। फिर माशाल्लाह हमारे 1-2 ऐसे प्राइवेट चैनल्स हैं जो कि उनके साथ मिले हुए हैं, उनकी पार्टी बने हुए हैं, वो उठाते हैं मामले को और इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं जैसे पता नहीं क्या कुछ हो गया। वही बात है, झूठ इतना बोलो कि वो सच लगे। हाँ, इसको कहते हैं वो जो गोएबल्स का जो वो था कि बिग लाई, कि कीप ऑन रिपीटिंग, और उसके बाद जो है ना लोग सुन के उसको सच समझे। अब वो हो रहा है। बदकिस्मती ये है कि हम सारे के सारे साफ़ी लोग हैं, मजदूर तबका हैं, हम लोग काम करते हैं, नौकरी पेश है, तो बहुत सारे लोग वहाँ बैठ के इस तरह से इस चीज़ को एडवोकेट कर रहे होते हैं जैसे लगता है कि वाकई जो मुल्क के अंदर कब्जा माफिया, उससे तो बेहतर चीज़ ही कोई नहीं है। मुल्क के अंदर करप्शन जो है ना वो तो नेक काम है, भाई जितना करोगे उतना मुल्क बढ़ेगा। इन तमाम चीजों के ऊपर थोड़ा सा गई है ना ये चीजें शायद हमारे, लेकिन ये मैं जानता हूँ गलत नहीं लगता। ये है ना कि आईना तो देखे ना, थोड़ा सा रियलाइज करें कि हम कहाँ पहुँच गए और हम कितना ज्यादा सियासत करेंगे और कब अपना काम करेंगे जो कि सहाफत है। तो इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है मेरे ख्याल। कब्जा माफिया के बाद सेनेट इलेक्शंस की भी चूंकि आजकल गूंज भी है, सेनेट इलेक्शंस होने वाले, और आज खान साहब ने भी बात की है और उसमें आप जानते हैं कि कानूनी तरमीम जो है वो भी लाई जा रही है, बिल लाया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक सदाती रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है, हुआ है, अभी जवाब नहीं आया, उसका फैसला नहीं हुआ। एक तो मैं ये तस्वीर करना चाह रही थी कि अगर
आप कर दें, मेरी तस्दीक कर दें अगर मैं गलत कह रही हूँ, कि ये तरमीम जो है ये उस सूरत में होगी जब सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला आ जाता है तो फिर ये नहीं होगी, क्योंकि फिर इसकी जरूरत नहीं होगी। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको जो आपकी ये प्रेयर है, हाँ जी, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसके अंदर कंसेशन मिल जाता है, इंटरप्रिटेशन मिल जाती है, तो उसके बाद तो आपको करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह से टाइम लग रहा है, और ये मैंने स्टार्ट में भी कहा था जब ये जा रहे थे, अंग्रेजी का भी प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें आर्ग्यू किया था कि ऑनरेबल कोर्ट जो है उनका अपनी टाइमलाइन होती है, यू कैन नॉट अटैच इट विद एनी काइंड ऑफ इलेक्शंस, राइट? तो उसकी वजह से टाइम लगेगा, कितना लग गया, अब क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा मैंने आपके लास्ट टाइम प्रोग्राम में कहा था कि ये जो आर्टिकल 226 जो है उसके बारे में खास तौर पे बात की गई कि सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए, तो उसके अंदर अगर आपने अमेंडमेंट करना चाहते हैं ओपन बैलेट के लिए तो शायद आप कर पाए सेनेट के अंदर, लेकिन ये जो शो ऑफ हैंड है ये इट विल नॉट बी पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज ओपन बैलेटिंग का ही, हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसके अंदर होता है लिस्ट के जी प्रायोरिटी की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उसमें आप शो ऑफ हैंड्स कर नहीं सकते, ठीक है? लेकिन अब गवर्नमेंट ने यही किया कि एक तो वो प्रपोजल ले आए, वो बिल ले आए जो कि ओपन बैलेट को करेगा और प्रोसेस के अंदर सिर्फ सेनेट रिलेटेड टारगेटेड होगा, क्योंकि जो 226 है वो तो पूरे इलेक्शंस के बारे में ना। अच्छा। तो उसके अंदर अगर आप ये कर लेते हैं, उसमें वो ये कहते हैं बाबर अवान साहब के 226 आर्टिकल जो है उसमें वजीर आजम और दीगर के साथ जो ओपन इंतखाब है उसके लिए सेनेट का लफ्ज जो है वो सिर्फ ऐड। हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना। मामला ये है कि अगर आप जो उसकी उन शिकों में जाएं जहाँ पे ओवरऑल नेशनल इलेक्शन का है, तो उसके अंदर आपका सीक्रेट बैलेट जो है वो शर्त है, मशरूत है, ठीक है? सेनेट के अंदर आपने टारगेटेड इंटरवेंशन की है कि उसके अंदर एग्जाम्पशन क्रिएट कर दिया, राइट? और ऑनेस्टली आप मुझे बताएं, हम अभी करप्शन की बात कर रहे थे, आपके भी जानने वाले सेनेटर्स होंगे, जब वो किसी पार्टी में फंक्शन में अपने उसको जो है ना गार्ड को डाउन करके बैठते हैं, दे टेल यू कि उन्होंने कितने अरब रुपए लगाए। वजीर आजम ने बड़ी अच्छी बात की है, मेरे ख्याल में जरा वो भी हम सुन लेते हैं, सुनाइए जी। जो सेनेट का बहुत बड़ा स्टेटस होता है, बड़ा एक रोल होता है एक फेडरेशन के अंदर, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं सूबों को। अब अगर वो पैसे दे के उसमें से कई सेनेटर्स ने पैसे दे के आना है, और फिर वो किस तरह के लोग होंगे जो पैसे दे के आएंगे? वो कोई हातम ताई हैं जो कि वो ऐसे पैसे दे के आएंगे और फिर वो पैसे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अदालत में भी हम गए हैं, हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। दोनों मेन पार्टीज ने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो साइन किया था, दोनों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तो मैं अब ये हमारी पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन ख़त्म करने की, और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ये भी कहा था कि वो शायद इसमें मिसिंग था, उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो है वो इतना पैसा लगा के वो आए और फिर वो पैसा न कमाए। उन्होंने कहा कि मैं वो पैसा बनाने के लिए नहीं आएगा, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने इसमें खास तौर पे इस क्लिप में कहा कि वो हातम ताई थोड़ी है कि वो सिर्फ पैसे खर्च करके आके बैठ जाएगा और कोई फायदा नहीं देगा। रेंट सीकिंग इज अ नॉर्म इन दिस कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, और सेनेट के अंदर खास तौर पे बिल्कुल होता है। और पहले और हमारे सबके सामने गुज़श्ता इंतखाबात में जो कुछ होता और खुल्लम खुला ये कहा जाता रहा। ये जो पीडीएम है जिसकी 2 बड़ी जमातें, उनमें से एक पार्टी ने कहा दूसरी पार्टी से कि हम बलोचिस्तान में तुम्हारी हुकूमत खत्म करके दिखाएंगे। अच्छा, और वो फिर हुई। अच्छा, अब मसला ये है, मैं आपको बताऊं मसला क्या है। मसला ये है कि एक साइड पे तो अब अरबों में रेट आ गया ना, पहले करोड़ों में होता था सीट का, वोट का, ठीक है ना, सेनेट के लिए। लेकिन दूसरा मामला ये है कि ये जो अमेंडमेंट है, जब आप आइन के आर्टिकल में कर रहे हैं तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये अगर बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पे फंसती है ऑपोजिशन। आपको लगता है कि अगर नहीं मानते तो एक्सपोज होती है, मुखालफत करते हैं, और अगर हिमायत करते हैं तो फिर खुद फंसते हैं। अगर आपने शायद खाकान अब्बासी साहब की आज बातें सुनी हो तो दे आर बियॉन्ड फंसना एंड ऑल दैट। मेरे ख्याल में एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो अपोजिशन खासतौर पे इन 2 पार्टियों ने एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे सरेंडर कर दिए कि हम जैसे भी लगे
हमने अपने इंटरेस्ट को बचाना है। अदरवाइज बात यह है कि आप लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ है। आपके अपने जो एमएनएस थे वो उठ के किसी और को वोट डाल देते थे। जरदारी साहब का खास तौर पे अगर आपको याद हो, जरदारी साहब के पास उतना नंबर नहीं थे पिछले उसमें, और उन्होंने जाके 3 काम किए। उन्होंने 3 काम किए। एक तो ये है कि बलोचिस्तान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा कि जी तुम्हारी गवर्नमेंट खत्म होगी, हमारी आएगी। वो उन्होंने तब्दीली करा दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है वो हमारा लगेगा। अच्छा, चेयरमैन तो लग गया बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मांडवी वाला साहब, जो मुखैर हजरत है। मुखैर हजरत है, ये याद रखे। पीपल्स पार्टी में अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको बहुत अमीर होना चाहिए, ठीक है। और उनको जो है ना डिप्टी चेयरमैन बना दिया। शहरी रहमान साहब जो कि कमिटेड पार्टी की जो है वर्कर हैं और जिन्होंने बहुत टाइम दिया है पार्टी को, उनको सिर्फ जो है ना पार्लियामानी लीडर बना के अपना खत्म कर दी बात। और मांडवी वाला साहब क्योंकि इज रिच तो आपने उनको डिप्टी चेयरमैन बना दिया। तो इन तमाम चीज़ों में पैसे के मामले पे और ये तरीका कि अगर आपने छुपा के किया और कैसे होगा, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर आपको फिक्स तो करना है प्रोसेस को। अब मसला एक और ये है कि टाइम कम है। 6 मार्च को जो है वो मेंबरान जो है जो आधे होते हैं वो रिटायर हो रहे हैं। 6 को 11 को 6 को नहीं। अच्छा, तो उससे 1 महीना पहले आप इलेक्शन करा सकते हैं। अब इशू ये है कि इस वक्त जो है हमारे पास बहुत कम टाइम है। देखते हैं कि अपोजिशन को शायद थोड़ा सा अकल के नाखून ले ले, अगर नहीं लेती तो फिर होगा सीक्रेट बैलेट से। लेकिन सवाल जो उठेगा वो अपोजिशन पे उठेगा, क्योंकि अपोजिशन के जो लोग हैं ना जी, वो नालायक हैं अपनी लीडरशिप से। हुकूमत का कोई बंदा भी हुकूमत के खिलाफ क्यों जाएगा? तो इसलिए एंड में ये लिख लें कि अपोजिशन को नुकसान होना है। लेकिन गुज़श्ता इंतखाबात में आपको याद है ना कि कल बाबर अमान साहब ने भी कहा कि केपीके के हमें 20 अरकान असम्बली जो है उनको हमने निकाल दिया, तो इसी वजह से कि गलत उनका सेंटर में हुकूमत नहीं थी ना उनकी, अब तो है ना। अच्छा, सही है। तो जो सेंटर की हुकूमत होती है उसको ये याद रखें कि इतना नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है उसके जितने भी ट्रिक्स हैं वो पैसे लगाने को तैयार बैठे हैं, और दूसरी साइड पे नून है उसके लोग वैसे नालायक हैं, खासतौर पे मरियम नवाज साहिबा की सियासत से, जिसके अंदर वो बिल्कुल ऐसे वो कर रही हैं जैसे वो कहानी सुनी होगी ना हंटर वाली, कि वो जो हंटर मारा और लोगों को मूव कराना शुरू कर दिया, और ख़ासतौर पे सर्कस में भी होता है। तो एमएनएस वगैरह को इस तरह ट्रीट किया जाता है, तो दे आर नॉट हैप्पी एंड दे आर गोइंग टू एक्चुअली डिफेक्ट। फिर क्या करेंगे आप लोग? नुकसान भी आपका, बदनामी भी आपकी। अच्छा, इसमें एक और ये जो चूँकि 3 इस्लाहात हैं जो आइनी पैकेज तैयार किया है हुकूमत ने जिसमें शामिल हैं, उसमें एक का तो आपने जिक्र किया आर्टिकल 226 जिसमें जो है वो तब्दीली की जाएगी। दूसरा है आर्टिकल 63, उसमें तरमीम है जो नाअहलियत के बारे में है, और उसमें जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो दोहरी शहरियत के बावजूद इंतखाब लड़ सकते हैं। लेकिन जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ओहदे का हलफ उठाने से पहले उनको वो अपनी शरीयत को खत्म नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद शायद they are bound to। नहीं, if I'm wrong तो प्लीज नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं। इलेक्शन के बहुत सवाल आ रहा था तो मैंने कहा कि चलो हम ये डिस्कस करते हैं। और अच्छा है कि वो इलेक्शन के दौरान आप लड़ सकते हैं और कोई आपसे वो जो है ना वेरिफिकेशन का मसला नहीं है। वंस यू हैव बीन इलेक्टेड और ओहदे का वो होना है, हलफ उठा रहे हैं, हलफ उठाने से पहले आपको ये नहीं करना है कि आप साबित करें कि आप छोड़ देंगे, बल्कि आपको साबित करना है आपने छोड़ दिया है सेकंड नेशनलिटी। और अगर आप करते हैं तो देन यू कैन गो इन, राइट। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कंसर्न था और अच्छा है गवर्नमेंट ने इसको भी फिक्स कर दिया। ये अजीब बात है कि आप मुख्तलिफ ओहदों के लिए डुअल नेशनल्स को बिठा सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, लेकिन आपके लॉ मेकर नहीं बन सकते। सही है। नहीं, वो आपसे और मुझसे ज्यादा जज्बाती पाकिस्तानी, बहुत मुहिब्बे वतन है वो। जितना रेमिटेंसेस वो भेजते हैं, जितना ज्यादा वो मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और जितना कदर भी जितनी आप जब आप दूर होते हैं ना तो आपको ज्यादा कदर होती है अपने मुल्क की, अपनी मिट्टी की, अपनी आप अगर पाकिस्तान से बाहर जाएं और इंडिया पाकिस्तान का मैच देखें तो पाकिस्तानी जो लौट आई होती है वो इतनी जज्बाती नहीं होती है। जो एक्सपैट्रिएट बैठा होता है वो सर फड़वाने के लिए भी बैठा होता है और फाड़ने के लिए भी बैठा होता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपने एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी की बड़ी कदर करनी चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा मसला था जिसको सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा जो इसमें जो इस्लाहात में है वो ये है कि आइन के आर्टिकल 59(2)
इसमें एक तरमीम है, यानी 1973 का जो आइन है उसमें वाहिद काबिल मुंतकिल वोट है, लेकिन इसकी जगह ओपन वोट का लफ्ज सिर्फ जो है वो इस्तेमाल किया गया, तो कर रहे इसी हैं, के जिससे कॉन्टेक्स्ट वोटिंग में है ना। हाँ हाँ, जी। हाँ। तो मतलब वोटिंग ये तो ताकि छुपी रहेगी, हाँ वोटिंग जो है वो छुपी नहीं रहेगी। हाँ जी। खास तौर पे कहा जा रहा है कि पीछे नाम लिख दें जो वोट है उसके बैलेट के अंदर, फिर उसके बाद जो है ना आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है, बट इट विल बी ओनली स्पेसिफिक टू द सेनेट. It will not be for the local government. It will not be for the MNAs और MPs. ये ना हो ना कि आज तो वो कह रहे थे ना मेरे ख्याल में शायद खाकान अब्बासी साहब कि अगर यहाँ हुआ तो फिर आपको जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं उसके अंदर भी शो ऑफ हैंड्स करना पड़ेगा। भाई वहाँ नहीं हो सकता, 3 लाख की और 5 लाख की कंस्टिट्यूएंसी में आप शो ऑफ हैंड्स कराएंगे, करके दिखाएं फिर हम मानेंगे। ये तो वो है ना कि जवाब बनाए जवाब, या आपने बस जस्टिफाई करना है अपने मौकफ को, वो किसी भी तरह से हो। मुस्लिम लीग नून में हर बंदा अपने अपने दुकान को बचा रहा है, ठीक है। मरियम साहिबा ये समझती हैं कि क्योंकि उनके चाचा साहब जो है वो प्रो रिकन्सिलिएशन हैं कि फ़ौज एस्टैब्लिशमेंट को बुरा ना कहा जाए, तो उन्होंने ज़्यादा बढ़ के कहना है ताकि चाचा जो है ना वो स्पॉटलाइट से अलहदा और मैं बड़ी रहूँ। अच्छा, इसी तरह शायद खाकान अब्बासी साहब एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके, माशाल्लाह बहुत ही अमीर आदमी हैं, तो उनको भी अपनी पॉलिटिक्स चलानी है। इस तरह सारे लोग करें। पीपल्स पार्टी में इसका बिल्कुल उल्ट है। सारी सड़कें जो है वो फैसलाबाद के घंटा घर की तरफ जाती हैं और फैसलाबाद के घंटा घर का नाम है आसिफ अली जरदारी, और आसिफ अली जरदारी साहब माशाल्लाह जब तक होश हवास में हैं मेरे ख्याल में बाकी पार्टी में किसी का कोई राइट भी नहीं समझा जाता और किसी की डिसीजन मेकिंग भी नहीं चलती, चाहे उनका अपना बेटा भी है। चूँकि कोविड-19 जो है, हम जितनी मर्जी और इश्यूज़ पे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तमाम इश्यूज़ पे उन पे हम बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं से फिर जहन में बैक ऑफ द माइंड जो है वो कोविड-19 है और उसका ख़तरा भी मौजूद है। उसका वाहिद हल जो है वो, और इंतज़ार या होप जिसे हम कहते हैं, वो वैक्सीनेशन है। इसके हवाले से मैं चाहूँगी कि हम गुफ्तगू करें, थोड़ा सा लोगों को अवेयर भी करें, लेकिन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद वापस आके इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 1500 से ज़ायद नए केसेस जो हैं वो कोविड-19 के वो सामने आए हैं। इसके अलावा 74 के करीब हलाकतें हुई हैं, और तकरीबन इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं वो 5,37,477 इस वक्त भी मौजूद हैं। और इस वक्त एहतियात के साथ साथ, जैसे मैंने पहले कहा, कि सबसे बड़ी जो होप है वो वैक्सीन है, लेकिन उसमें फ़र्क जो सबसे तकलीफ की बात है वो ये है कि जो वही अमीर ममालिक और गरीब ममालिक का फ़र्क वो बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ गया है। हम ये देख रहे हैं कि जो अमीर ममालिक हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी आबादी से कई गुना ज़्यादा वैक्सीन जो है वो ज़ख़ीरा कर ली हैं। बिल्कुल सही। और जाहिर है कि जो गरीब ममालिक हैं वो फिर किस तरह से, एक तो वो अफोर्डेबिलिटी का मसला है कि वो कैसे लेंगे, और अभी भी जो चाइना पाकिस्तान को दे रहा है तकरीबन 5 लाख के करीब है, तो पाकिस्तान की तो 22 करोड़ की आबादी है, तो आम आदमी जो है उसका क्या होगा? सबसे बड़ी फिक्र है वो इस वक्त। नहीं, बात ये है कि मगरब में भी जो खासतौर पे डेवलप्ड कंट्रीज है उसके अंदर भी सबसे पहले किसको कराया गया? सबसे पहले दे हैव गॉन फॉर पीपल जो कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह, और वो लोग जो ज्यादा एक्सपोज्ड है। दूसरे लेवल पे होता है वो लोग जो 65 साल से ऊपर के हैं। अच्छा, ये चीन वाली जो है ना, आप सही कह रही थी कि अमीर और गरीब का फर्क, लेकिन मैं एक और भी बताऊं, टेक्नोलॉजी का भी फर्क है। जो ममालिक इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी में, उन लोगों ने कर ली वैक्सीन
बना ली, राइट। अमेरिका यूरोप की बात नहीं है, रशिया, चीन और इंडिया भी कर रहे हैं ना, है ना। लेकिन मामला ये है कि अगर हम थोड़ा सा डिले करके जा रहे हैं, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ उतने मुतासर नहीं हुए हम उस तरीके से। इंडिया में मैं देख रहा था नंबर, और अमेरिका में परसों भी और कल भी 4000 बंदा जो है ना एक दिन में मरा है। और अगर आप ओवरऑल उनका वो देखें क्वांटम तो हैरान हो जाएंगे। हमारे यहाँ उतना नहीं है। तो अगर रोल आउट होता है तो टाइम से हमें फायदा है कि जैसे जैसे आएगा टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 2-3 वेरिएंट्स आ गए। एक बरतानिया का आपने B117 की बात की, एक और ये भी पता नहीं है कि वैक्सीन भी शायद मुख्तलिफ हो सबके लिए। एक वैक्सीन पता नहीं जो ब्रिटिश वो वेरिएंट है ना, उसके ऊपर तो मॉडर्ना भी चलती है, अल्ट्राजेनेका भी चलती है, उसके अंदर हाँ जी, उसके अंदर जो वो तीसरी है फाइजर की वो भी चलती है, जॉनसन एंड जॉनसन भी चलेगी। लेकिन जो साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वो है वेरिएंट्स हैं, उनका मसला ये है कि उनके अंदर वेरिएशन, एक तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी से लगते भी हैं और लीथल भी हैं, और उसके ऊपर खुद एंटनी फाउची जो कि अमेरिका के वो स्पेशल एक्सपर्ट है इसके ऊपर, उन्होंने कहा कि जी वो डिमिनिश होके उसके आउट ऑफ 1800 जो है ना की गुंजाइश है कि वो इफेक्टिव हो। उसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो सारी बीमारियां हैं इसको फाइट करने का मसला होता है। मॉडर्ना ने कहा है कि वो अपने आप को ज़्यादा वो कर रही है और वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के ऊपर भी फोकस करेगी। चीन का जो है वो हमें ये फ़ायदा है कि चीन ने वो वैक्सीन आपको दी है जो उसने अपनी फ़ौज के ऊपर वो लगाई है। मेरे ख्याल में। जी हाँ जी बिल्कुल। और उनका जो फौज है, जाहिर बात है जो आपका फौजी होता है जो हर वक्त तैयार होता है, और ख़ास तौर पे आप इंडिया से भी लड़ रहे हैं, अभी बॉर्डर गर्म है, तो उसके अंदर आप बेस्ट चीज़ उसको प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड। हमारे यहाँ आ जाएगी, फिक्र नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये 5 लाख अभी आ रही है, तो इसके बाद फिर मराहिल है, मुख्तलिफ मराहिल है, ये जारी रहेगी। लेकिन एक जुमला कह दूं, जी कल आ रही है पहले हाँ जी, एक जुमला कह दूं, हमें ये लर्न करना चाहिए कि हमें भी इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट टाइम कोई और वबा फूटती है तो दवाइयाँ हम अपने मुल्क में बनाएं, ना कि हमें इंपोर्ट करनी पड़े। उसमें बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च एंड रिसर्च हर शोबे में, और ख़ास तौर पे तिब के शोबे में आपको रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा ख्याल में ये जो कोविड-19 है, ये जिस तरह से एक इतना बड़ा मसला पूरी दुनिया में आया है, तो सारी दुनिया में ये रियलाइजेशन भी हुई है, हुकूमतों को भी और जो हमारे मेडिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी, कि रिसर्च जो है उस पर काम करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। मिशल बुखारी और फ़रक फ़ताफ़ी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।